सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, चीजें लगी रहती हैं। वो दूसरी पार्टी के मामे चाचे ताए फुफ्फड़ बने हुए हैं पिछले कई माह से, और फिर लोगों को वफा की दस दे रहे हैं, जफा का दस दे रहे हैं। और तुम खुद पीपल्स पार्टी के गद्दार हो कि रियासत होगी माँ के जैसे, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, फला देगी। जब सारे लोग पीछे चल पड़े तो जनाब बहाल हुआ तो 6 महीने बाद यही एतजाज हसन साहब जनाब गालियां निकाल रहे थे चौधरी इफ्तिखार को। हमारी तरफ से जहांगीर तरीन साहब वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल जरदारी साहब हैं। मुझे तो नहीं नजर आता कि यहाँ साल 1.5 साल तक कोई इलेक्शन के मामलात हों। और खुदा के बंदों को शर्म करो। चौधरी साहब मुझे बताएं कि आप लतीफ खोसा पाकिस्तान की लुटिया टपाने के लिए वहां पे बैठे हुए हो। चौधरी एतजाज एहसन चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई को फौजी अदालतों से या मिलिट्री ट्रायल से या जो रेस्क्यू करना चाह रहे हैं वो रेस्क्यू कर पाएंगे? यार एक तो मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। और आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दो साहिबान, इन दो बुजुर्गान है ना, मैंने थोड़ी सी जनाब तफसील बयान किया है। अब आप मुझे बताएं कितना बड़ा ड्रामा है कि वो दो लोग के जिनको पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, मकाम दिया, इज्जत दी, वकार दिया, मिनिस्ट्रियां दी, गवर्नियां दी, उनको जनाब एक फेम दिया, वो पार्टी छोड़े बगैर वो दूसरी पार्टी के मामे चाचे ताए फुफ्फड़ बने हुए हैं पिछले कई माह से। और फिर लोगों को वफा की दस दे रहे हैं, जफा का दस दे रहे हैं। लोगों को जनाब खान से, पीटीआई के चेयरमैन से वफा का दस दिया जा रहा है। और तुम खुद पीपल्स पार्टी के गद्दार हो, तुम खुद आसिफ अली जरदारी के गद्दार हो, तुम बिलावल जरदारी के गद्दार हो। और सबसे पहले तो एतजाज एहसन साहब से पूछें, 1989 के अंदर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आपने जनाब सिखों की तहरीक को सबूताज करवाया, इंडियन हुकूमत को जनाब सिखों की लिस्टें फराहम करके उनके कायदीन की, और फिर चुन चुन के उन्होंने बंदे मारे सिख लीडर, और सारी वो जनाब तहरीक सबूताज हो गई। वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम। दूसरा, तुमने फॉरेन फंडेड जो जनाब इफ्तिखार चौधरी की तहरीक थी, तुमने जनाब लहक लहक के जनाब वो नज़म सुना के पूरी पाकिस्तानी कौम को और वकला को अपने पीछे लगाया कि रियासत होगी माँ के जैसे, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, फला देगी। जब सारे लोग पीछे चल पड़े तो जनाब बहाल हुआ तो 6 महीने बाद यही एतजाज हसन साहब जनाब गालियां निकाल रहे थे चौधरी इफ्तिखार को कि इससे बड़ा 2 नंबर बंदा कोई नहीं है, मेरी जिंदगी की गलती, मैंने इसको सपोर्ट किया। और भाई पहले वो हिसाब, अब तुम पीटीआई के और पीटीआई के चेयरमैन के मामे बन गए हो। और तुम अपनी पार्टी से तो पहले वफा करो। 2 चीजें होती हैं, या पार्टी छोड़ दो, छोड़ने के बाद तुम नई पार्टी ज्वाइन कर लो। तुमने पार्टी भी नहीं छोड़ी और तुम जनाब अपनी पार्टी से बेवफाई करके, जिसने तुम्हें नाम, इज्जत, मकाम दिया, तुम बड़े $6 मिलियन मैन और चैंपियन बने बैठे हुए दोनों। और फिर आज से 5 दिन पहले उन्होंने मजबूरन दोनों को पार्टी से निकाला। पहला तो इनका नेगेटिव एलिमेंट एथिकली, लीगली, सोशली, पॉलिटिकली इनका यह था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हान भाई, आज ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बड़े अलमबरदार बने हुए हैं किसी बैरूनी एजेंडे की बुनियाद पर। इनसे पूछें कि आज से 3 साल पहले इसी वजीर आजम जिसके आप बड़े सरप्रस्ते आला बने हुए हैं, जिस चेयरमैन के, इसी की वजारत उज़्मा में 27 बंदों की मिलिट्री कोर्ट्स पे सिविलियन के केसेस चले। तुमने एक लफ्ज बोला? तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तुमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिट की, कोई उसके खिलाफ जिद्दोजहद की? उस वक्त तो तुम्हारे मुंह में गुंगनियां थी, उस वक्त तो तुम इसके चीफ सपोर्टर थे। और उस वक्त एक सिविलियन के ऊपर सिर्फ इस वजह से आपका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस हुआ कि एक सिविलियन ने आर्मी चीफ को खत लिखा कि जनाब आप इतना ज्यादा मुल्क के वजीर आजम की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आप उनकी हर गलत बात के ऊपर उनके साथ क्यों खड़े हैं। तो जनाब इसी पार्टी चेयरमैन और वजीर आजम के अप्रूवल से उस सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चला था। ठीक, आप की बात कर रहे हैं, ये लतीफ खोसा किधर थे? तरमीम की बात करके भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। खैर, जो कुछ हो रहा है, मैं जरा मुझे इजाजत दें कि मैं आपकी पार्टी और आपके इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ जो सियासी सफर है उस पर कुछ बात कर सकूं। दुबई में ओन चौधरी साहब मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब लंदन गए, वहाँ शायद मुलाकात हुई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने नुमाइंदे को दुबई भेज दिया। तो क्या हो रहा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई बात नहीं बन रही है अभी इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? तभी पार्टी सदर को कल कहना पड़ा कि हम अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा वजीर आजम का कैंडिडेट जहांगीर तरीन होगा। यार देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी अलहदा ही इलेक्शन लड़ती है। सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी ना, यहाँ तो वो पार्टियां जो, सुने मैं बता रहा हूँ ना,
हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अलहदा डिस्टिंक्शन, अपनी अलहदा आइडेंटिटी, अपनी अलहदा हैसियत, शख्सियत और मकाम रखती है। अब मौके के ऊपर देखा जाता है कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन शेड्यूल आएगा, उस पर पूरी मुल्की सतह के ऊपर या हर डिस्ट्रिक्ट में लोकल सतह के ऊपर किसी पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई मामलात वो मौके पे देखे जा सकते हैं। अभी हमारे किसी लीडर की कोई पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ कोई ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई मुलाकात होनी है। अब अपनी तरफ से परसेप्शन क्रिएट करना ये तो बड़ा आसान है। ओन चौधरी साहब दुबई में क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया, और भाई दुबई के अंदर आधा पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप सारों का पूछेंगे वो क्या कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब जब लंदन गए थे तो आपने कहा था मुलाकात हो सकती है नवाज शरीफ साहब से। और भाई मैंने एक ये बात कही थी जो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे सारे टीवी चैनल्स के एंकर्स अपने प्रोग्राम के अंदर कि क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है। और भाई मैंने उस पर जवाब दिया था कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के चेयरमैन की तरह नरगसियत का शिकार नहीं है। हमारा चेयरमैन, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के इशू के ऊपर, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के इशू के ऊपर हम हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ बैठने को तैयार हैं और बैठेंगे। लेकिन इलेक्शन के हवाले से वो अलीम खान साहब ने बिल्कुल ठीक है, हम अपना इलेक्शन अलहदा से जो है वो सारा कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन अभी वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक तासुर है कि नून लीग नहीं चाहती है कि वो किसी से हाथ मिलाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमारी बस भरी हुई है, सवारियां पूरी हैं। तो इसका मतलब अभी उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है आपको? यार देखो, बस भरना, सवारियां भरना, सवारियां उतरना, बस का पंचर हो जाना, ये चीज़ें ज़िंदगी में लगी रहती है। सियासत के अंदर कभी खुशी, कभी गम, तारारम पम पम, कभी जेल, कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये चीज़ें लगी रहती हैं। किसकी गाड़ी पंक्चर होती है देख रहे हैं आप? तो इस वजह से मतलब कहने का मकसद ये है, सियासत के अंदर कुछ चीज़ें पता चलती है। अब देखें ना, आप पीटीआई को आप देख लें, सवा साल पहले क्या सूरत हाल थी, अब जनवरी 2022 में क्या सूरत हाल थी, कोई नाम लेवा नहीं था। हर एमएनए एमपी ने प्रोग्राम बनाया हुआ था आजाद लड़ेगा, पार्टी टिकट नहीं लेगा। इतनी बदनामी थी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वोटर्स के सामने मुंह दिखाने जोगे नहीं थे, इसी महंगाई, इसी मामलात की वजह से। फिर जनाब मार्च के एंड में आपकी सूरत हाल कुछ और हो जाती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आज 9 मई है, 9 मई के बाद की सूरत हाल कुछ और है। तो जनाब सियासत, अब देख रहे अमेरिका की सियासत देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। डोनाल्ड ट्रंप क्या था, बेचारा क्या हो गया, अब जनाब वो गिरफ्तार है, अब उसके खिलाफ पर्चे हैं, अब उसके खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयां हैं, अकाउंटेबिलिटी है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप का कंपैरिजन चेयरमैन पीटीआई के साथ ड्रॉ कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये तकाबुल किसी हद तक दुरुस्त भी है कि वो बड़ा पावरफुल था, बड़ा पॉपुलर था, इधर चेयरमैन पीटीआई बड़े पॉपुलर थे, आज कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो हु इज मोर एम्पावर्ड टुडे, कौन पावरफुल नजर आ रहा है आपको पाकिस्तानी सियासत के अंदर आज? सुने रेहान भाई, उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा जिसकी वजह से वो पाबंद सलासल है, इस वक्त जनाब केस चल रहा है, पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। उसने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी कस्टडी में रखा, सदारतशिप से फारिग होके, ठीक है। यहां पर आपने पूरे पाकिस्तान और रियासत की फौजी और सिविल तंसीबात का बेड़ा गर्क कर दिया। यहां पर आपने फौज के आला तरीन अफसरों को ओपनली हजारों लाखों के मजमे में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ओए तोए करके कातिल कह दिया, उनको जनाब जालिम कह दिया, उनको जाबर कह दिया। आपने जनाब जना हाउस के अंदर हमला करके वहां से गोलियां, वहां पे फौज की वर्दियां, वहां पे फाइलें वो उठा के ले गए। आपने जनाब शोहदा की तस्वीरों को और मुजस्मों को अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर पूरी पाकिस्तानी कौम को और शोहदा की फैमिलियों को डिमोरलाइज कर दिया। और आप कहें कि जी आप रेड लाइन है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, आपको कोई पाबंद सलासल नहीं कर सकता। ये बात तो ठीक है, नाउ ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक, अब उनको भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं शायद। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एज ऑफ नाउ आज ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की क्या है कि ज्यादा ताकतवर कौन हुआ है एक पार्टी के कॉर्नर्ड होने से? देखिए अभी सारी सूरत हाल बड़ी डिफ्यूज है, ये वक्त के साथ साथ क्लियर होगी। मैं ज़ाती तौर पे जो मैं हालात देख रहा हूँ, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों के और शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि मरदमशुमारी वक्त पे मुझे कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दे रही। मरदमशुमारी वक्त पे कंप्लीट हो गई तो उसका ऑफिशियल गज़ट
वो मुझे वक्त पे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऑफिशियल गजट आ जाता है तो कानून और आइन कहता है कि ऑफिशियल गजट मरदमशुमारी का आएगा। ये आइन का नुक्ता है, आर्टिकल है। मैं अपनी ज़बान में आपके सामने रख रहा हूँ कौम को समझाने के लिए, आवाम को समझाने के लिए, कि जब ऑफिशियल गजट जारी कर दिया जाएगा रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि कौमी और सूबाई असम्बली की नई हदबंदियाँ करके वो इलेक्शन कराएगी। वो पुरानी हदबंदी पर इलेक्शन नहीं करा सकती। फिर वो हदबंदियों का 3, 4, 5 महीने का प्रोसेस है। तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि यहाँ साल 1.5 साल तक कोई इलेक्शन के मामलात हों। लेकिन अगर हों भी तो जनाब अभी चीज़ें सारी डिफ्यूज़ हैं। ठीक है जी, हमारी तरफ से जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल जरदारी साहब हैं। 11-12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। यानी यही लग रहा है जो इस वक्त पंजाब केपी में है, कौमी सतह के ऊपर भी केयर टेकर सेटअप बनेगा और फिर वो एक्सटेंड करे। अच्छा, कौमी असम्बली मुद्दत ही पूरा करेगी, मुद्दत से पहले डिसॉल्व होगी। उसका क्या फायदा होगा? उसका फ़ायदा एक तो ये है कि 3 महीने में जनाब फिर आपके इलेक्शन होते हैं। अगर मुद्दत पूरी करें तो फिर 2 महीने में होते हैं। तो आपके मुताबिक तो 3 महीने में भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, 90 रोज में भी नहीं हो रहे। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। तो फिर उसका फायदा क्या होगा? मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना कि अगर पहले डिसॉल्व कर देते हैं, 90 डेज की विंडो मिल जाती है, देखें अभी नवंबर में हो जाएंगे इलेक्शंस। अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी आया, IMF ने पिछले 1.25 साल, ये बड़ा एक लंबी चौड़ी साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुई, जिसमें ये PTI के चेयरमैन और PTI की लीडरशिप और ये सारे इसमें बराबर के इन्वॉल्व और शरीक हैं। कैसे जनाब शौकत तरीन के ने जनाब इमरान खान साहब के कहने पे और जो पॉलिसी तय हो रही थी उस जूम मीटिंग के अंदर मैं बैठा हुआ था कि शौकत तरीन साहब को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप फौरी तौर पे तैमूर झगड़ा को और मोहसिन लगारी को कहें कि वो ख़त लिखें और वो IMF को मना करें कि IMF कतन भी कोई डायलॉग ना करे, कोई जनाब पैसा ना दे, कोई कर्ज़ ना दे। जब वो कर्ज़ नहीं देगी तो फिर दुनिया का कोई मुल्क भी कर्ज़ और इमदाद नहीं देगा। और सिर्फ $125 करोड़ के लिए प्री प्लान्ड पहले पार्टी चेयरमैन ने फरवरी के अंदर IMF के माहिदे को सबूताज किया। वो IMF का माहिदा सबूताज हुआ, आपने 10, 15, 20 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 3 महीने के लिए पेट्रोल की कीमत जनाब जामद कर दी। वही जैसे ये हुकूमत इकोनॉमिक लैंडमाइंस कहती थी कि इकोनॉमिक लैंडमाइंस लगा के चले गए चेयरमैन PTI और PTI। तो आसफ, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक।